नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। इन तमाम रेवड़ियों का खर्च आखिर कौन करता है? दैनिक भास्कर। अमेरिका में भारतीय। दैनिक जागरण। खतरा बने गैर सरकारी संगठन। बलवीर पुंज। आबादी पर नई नीति और नियंत्रण चाहिए। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। इन तमाम रेवड़ियों का खर्च आखिर कौन करता है? दैनिक भास्कर। चेतन भगत। रेवड़ी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मिठाई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में यह आजकल मुफ्त सौगातों का प्रतीक बन गई है। आज रेवड़ी शब्द का उपयोग उन लोकुल भावन योजनाओं के लिए किया जाता है जिनमें राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त के सामान या लाभ देने की पेशकश करते हैं, जिनमें टीवी, साइकिल, मुफ्त राशन से लेकर सीधे नकद हस्तांतरण तक शामिल है। रेवड़ी एक सस्ती मिठाई है जो फौरी संतुष्टि देती है। मुफ्त सौगातों की राजनीति के लिए रेवड़ियों का रूपक इसलिए उपयुक्त है, उसे काजू कतली राजनीति कहना प्रभावी नहीं होगा। रेवड़ियों की राजनीति आज भारत में हर राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बन चुकी है। हर पार्टी अपने विरोधियों पर इसका आरोप लगाती है, जबकि वह खुद भी इससे अछूती नहीं रहती। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी पार्टी सत्ता में आने के बाद अपने विरोधियों द्वारा शुरू की गई बड़ी कल्याणकारी या मुफ्त योजनाओं को भी वापस नहीं लेती। रेवड़ी का यही खेल है, एक बार दे दी तो आप इसे रोक नहीं सकते। रेवड़ी का खेल सिर्फ देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कैसे पेश किया जाता है ये भी महत्वपूर्ण है। एक आंकड़ा नहीं कि अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं के नामों में लाड़ या सम्मान सरीखे शब्दों को दर्शाया जाता है। अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के शब्दों में वास्तविक टैक्स कभी भी सिर्फ उसकी दर में नहीं होता। असली टैक्स वह होता है जो सरकार खर्च करती है। तो यकीनन अपनी सरकार को रेवड़ियों पर ज्यादा खर्च करने के लिए कहें, बस याद रखें कि कोई ना कोई इसके लिए भुगतान कर रहा होगा और ये बहुत मुमकिन है कि वो आप ही लोग होंगे। क्या इसके लिए नेताओं को दोष देना चाहिए? नहीं। कुछ राज्यों की रेवड़ी योजनाएं तो इतनी बड़ी हिट बन गई हैं कि देर सवेर उन्हें पूरे देश में भी अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को कैश ट्रांसफर या राष्ट्रीय योजना बन सकती है। आइए थोड़ा गणित करें कि अगर ऐसा होता तो इसकी लागत कितनी होगी। यदि हम सभी भारतीय महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह देते हैं तो इसमें 8.4 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। देश का राजकोषीय घाटा पहले ही 17 लाख करोड़ रुपए है, जो बहुत अधिक है। इसे 50% और बढ़ाने से मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में भारी उछाल आ सकता है। इसे चुकाएगा कौन? अगर आपको रेवड़ियां इतनी ही पसंद है तो कृपया बाद में शिकायत ना करें कि सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। रेवड़ी कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती, कोई ना कोई इसका खर्चा उठाता है। आमतौर पर आप ही इसका भुगतान करते हैं। अगर आपको रेवड़ियां इतनी ही पसंद है तो कृपया बाद में शिकायत ना करें कि सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। अमेरिका में भारतीय। दैनिक जागरण। भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार रहने की बात कहकर वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। यदि अमेरिका अपने यहाँ अवैध रूप से लाए लोगों को वापस करने का फैसला करता है तो भारत को अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन केवल इतने से ही बात नहीं बनने वाली। जहां अमेरिका की यह जिम्मेदारी है कि भारतीय नागरिक उसके यहाँ ना तो अवैध रूप से प्रवेश करने पाए और ना ही उत्पीड़न की झूठी शिकायतों के आधार पर शरण पाने पाए, वहीं भारत को यह देखना होगा कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका जाते हैं उन पर लगाम लगे। इसलिए लगे क्योंकि चोरी छिपे वहां जाने वाले देश की बदनामी कराते हैं और उन भारतीयों की छवि भी खराब करते हैं जो वैध तरीके से वहां गए। भारत सरकार इसके अपरिचित नहीं हो सकती कि अमेरिका जाने की ललक में अवैध तरीके से अपनाने वाले लोग ठगी का शिकार होते हैं। कुछ भारत में और कुछ अमेरिका के पड़ोसी देशों में। कई मामले ऐसे आए हैं जिनमें अमेरिका या यूरोप जाने की कोशिश में लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी और फिर भी वहां नहीं पहुंच पाए। कुछ तो अपनी जान से हाथ धो बैठे क्योंकि वे डंकी रूट कहे जाने वाले बेहद खतरनाक रास्तों से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। भारत सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि में लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले गिरोह सक्रिय है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप का वीजा और वहां नौकरी दिलाने का फर्जी दावा करने वालों ने बाकायदा अपनी दुकानें खोल रखी हैं। ये ठगी की दुकानें हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनके खिलाफ वांछित कार्रवाई नहीं करती। भारत सरकार को ऐसे राज्यों को आवश्यक निर्देश देने चाहिए। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए जिससे लोग वैध और सुरक्षित तरीके से विदेश जा सकें। यदि सरकारी एजेंसियां इसमें सहायक बन जाएं तो विदेश में नौकरी का लालच देकर ठगी करने वाले स्वतः हतोत्साहित होंगे।
भारत को इसके प्रति भी सतर्क रहना चाहिए कि ट्रंप प्रशासन की नई नागरिकता नीति से कहीं वे भारतीय दंपति संकट का सामना न करने पाए जो अमेरिका गए तो वैध तरीके से है, लेकिन उनके पास वहां की नागरिकता या ग्रीन कार्ड नहीं है। इनमें अधिकांश H-1 वीजा धारक हैं। ट्रंप ने घोषणा की है कि 20 फरवरी के बाद ऐसे दंपतियों की संतानों को नागरिकता देने की सुविधा खत्म कर दी जाएगी। भारत को अमेरिका को यह बताना होगा कि नीति से वही घाटे में रहेगा। इस पर हैरानी नहीं कि खुद अमेरिका में ट्रंप की नई नागरिकता नीति का विरोध हो रहा है। खतरा बने गैर सरकारी संगठन। बलवीर पुंज लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। भारत की अस्थिर करने वाली आंतरिक बाहरी शक्तियों के कई मुखौटे हैं। ऐसा ही एक भोला दिखने वाला नकाब NGO गैर सरकारी संगठन है। बीते दिनों आयकर विभाग ने ऑक्सफैम इंडिया सहित 5 बड़े NGO के दफ्तरों पर छापा मारा। गहन जांच से सामने आया कि वे संगठन वाय धनबल के दम पर देश की औद्योगिक परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इस संदर्भ में एक हालिया घटनाक्रम और भी चौंकाने वाला रहा और यह भी कि NGO द्वारा समाज में मजहब के नाम पर वैमनस्य फैलाने वालों का बचाव किया जा रहा है। यह मामला 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा है। इस मामले में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुस्लिम बहुल इलाके में उन्मादी भीड़ ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे चंदन की हत्या कर दी थी। हाल में जब इस मामले में NI की अदालत ने निर्णय सुनाया तो इसमें यह चिंता व्यक्त की गई कि NGO दंगाइयों को हर संभव कानूनी सहायता पहुंचा रहे हैं। इनमें सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, रिहाई मंच, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जैसी देसी और अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडियन अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल और साउथ इंडियन सिक्योरिटी ग्रुप जैसे विदेशी NGO के नाम के सामने आए। जब जज विवेकानंद त्रिपाठी ने इस पर कहा, यह पता लगाने के लिए NGO को धन कहां से मिल रहा है, उनका सामूहिक उद्देश्य क्या है और न्यायिक प्रक्रिया में उनके अवांछित हस्तक्षेप को रोकने का प्रभावी उपाय करने हेतु इस फैसले की एक प्रति बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्रीय गृह सचिव को भेजी जानी चाहिए, क्योंकि यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक और संकीर्ण सोच को बढ़ावा दे रही है। निसंदेह कुछ NGO समाज कल्याण कार्यों में संलग्न है, लेकिन यह भी सच है कि कई भारत विरोधी शक्तियां NGO का रूप धारण करके देश और समाज में कमजोर करने के प्रयासों में शामिल हैं। इसे देखते हुए 2012 से 2024 तक गृह मंत्रालय कुछ 20,721 NGO का विदेश अंशदान पंजीकरण रद्द कर चुका है। फिर भी वित्त वर्ष 2017 और 18 और 2021 और 22 के बीच NGO को लगभग 89,000 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा प्राप्त हुआ है। आखिर विदेश से NGO को मिल रहे अकूत धन का उद्देश्य क्या है? आधुनिक युद्ध सीमाओं की मोहताज नहीं, इसलिए देश के भीतर पल रहे दुश्मनों पर भी नकेल कसने की भी जरूरत है। आबादी पर नई नीति और नियंत्रण चाहिए। हिंदुस्तान। मनु गौड़, जनसंख्या विशेषज्ञ। विश्व की जनसंख्या पतन की ओर अग्रसर है। जब संपूर्ण विश्व नए साल की खुशियां मनाने लगा था, तभी दुनिया के सबसे अमीर उद्यमी एलन मस्क ने अपने एक्स पर यह लिखकर सनसनी फैला दी थी कि विश्व जनसंख्या तेजी से गिरावट की ओर बढ़ रही है। जापान, दक्षिणी कोरिया और चीन जैसे अनेक देशों में प्रवृत्ति अधिक दिख रही है। यह ध्यान रखने की बात है कि एलन मस्क अन्य ग्रहों पर मानव बस्ती बसाने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो एक व्यवसायिक को सदैव लाभ तभी होता है जब मौजूदा परेशानियों के चलते लोग अपनी सुविधाओं व अच्छे जीवन के लिए नए उत्पादों और सुविधाओं का उपभोग करना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या अधिक होगी तो परेशानियां भी अधिक होंगी, और आप समझ ही सकते हैं कि मानव बस्तियां कहाँ बसाई जाएंगी। आश्चर्य नहीं। 15 अगस्त 2019 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसंख्या विस्फोट के विषय पर देश को आगाह किया गया। कोविड-19 के समय 2019 में होने वाली जनगणना समय से ही नहीं हो पाई, पर IUN की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ जनसंख्या में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है। हर कदम देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है, लेकिन आज भी हमारा देश एक प्रभावी जनसंख्या नीति को तरस रहा है। हमें चिंता करनी चाहिए कहीं भारत भविष्य में कम होती जनसंख्या वाले देशों के लिए मजदूर पैदा करने वाला देश ही बनकर न रह जाए। इसलिए भारत को अपनी भावी पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए प्रभावी जनसंख्या नीति शीघ्र ही बनानी चाहिए। धन्यवाद।